जब मैं अपनी स्कूल बस से उतरी तो सबसे पहले जिस चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था आसमान में छाया घने काले बादल। ओह नो, मॉम ने मुझे कहा भी था कि मैं अपने साथ छाता ले जाऊं, लेकिन हमेशा की तरह मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मैं जंगल से घिरी उस सड़क पर चल रही थी तो मुझे आने वाले तूफान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ठंडी हवा मेरे बालों और जैकेट को उड़ाने लगी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं रुकी और मुड़कर देखा, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ लंबी खाली सड़क थी। जब मैंने फिर से चलना शुरू किया तो मुझे एक आदमी जंगल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो मेरे सामने आकर रुक गया और उसने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने एक बैज निकाला। देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैंने तुम्हारे भाई को जंगल में स्मोक करते हुए पकड़ा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम उसकी बेल हो जाए तो मेरे साथ आओ। उसने सीरियस टोन में मुझसे कहा। अब मेरा भाई कोई महान इंसान तो है नहीं, तो भले ही ये सब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। आखिर एक पुलिस वाला 14 साल की बच्ची से झूठ क्यों बोलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मॉम बहुत नाराज होंगी, मैंने घबरा कर जवाब दिया। उस आदमी ने और कुछ नहीं कहा और जंगल के अंदर जाने लगा। तब तक दिन की रोशनी खत्म सी हो गई थी और उसने रास्ता देखने के लिए टॉर्च जला ली। जब हम चल रहे थे तो मुझे दूर से सीआर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मौसम खराब हो रहा था और मुझे दूर अपना घर दिखाई दे रहा था। क्या उसे रात भर जेल में रहना पड़ेगा? मैं डरते हुए पूछती हूँ, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा। मैं दोबारा उससे वही सवाल करती हूँ और वो रुक गया। उसने अचानक अपनी जेब से टेजर निकाला और मेरी गर्दन पर रखकर चिल्लाया, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चलती रहो। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैं अपने घर से काफी दूर आ गई थी। दूरी और मौसम का हाल देखते हुए मुझे इतना विश्वास हो गया था कि अगर मैंने चिल्लाया या भागने की कोशिश की तो मेरी जान जाएगी। मैं जानती थी कि मैं एक जाल में फंस गई हूँ और एक किडनैपर के साथ जंगल में खड़ी थी। ठीक है, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। उसने 5 सेकंड तक मेरी शक्ल देखी और फिर मेरा हाथ पकड़कर चलने लगा। मैंने उससे कोई बगावत नहीं की, बस उसे वही करने दिया जो वो करना चाहता था, ताकि वो मुझे और चोट ना पहुंचाए। आधे घंटे तक चलने के बाद हम एक बड़े बोल्डर के पास आ पहुंचे। उस आदमी ने बोल्डर के नीचे टॉर्च की रोशनी की और मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। उसने खींचकर उसे खोला और टूटी हुई सीढ़ियों की मदद से हम एक गुफा में घुसे। चलो अंदर, वो चिल्लाया। मैंने एक बार फिर अपने आसपास सर घुमाकर देखा और फिर अंदर घुस गए। वो शायद युद्ध के दौरान सोल्जर्स के लिए बनाया गया एक पुराना बंकर था, जहां वो रात के समय छुपते थे। उसके एक कोने में एक पुराना खराब गद्दा था और उसके बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी। जमीन पर बियर की बॉटल्स लुढ़क रही थी और सीलिंग से लाइट का एक छोटा बल्ब लटक रहा था जो नया लग रहा था। तो उसने पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था। उसके बाद जो हुआ वो जिंदगी भर का ट्रॉमा था जो 10 दिन तक चला। मुंह बंद रख अपना। वो दिन में एक बार बाहर जाता और हर रात मेरा शोषण करता। मैं उससे अपने साथ नीचे हरकतें करने देती ताकि मैं जिंदा रह सकूं। रात में मैं दर्द और बेहोशी की हालत में उठती तो वो आंखें फाड़कर मेरे सामने लेटे हुए मुझसे मुस्कुराते हुए देखता। मैं उस गंदे गड्ढे पर लेटकर चिड़िया के चहचहाने और उल्लू के चिल्लाने की धीमी आवाज सुनकर दिन गिना करती थी। हर बार जब मैं अपनी मॉम और अपने भाई के बारे में सोचती तो मेरी आंखों से आंसू आने लगते। क्या वो कभी भी मुझे ढूंढ पाएंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी उम्मीद खो चुकी थी जब अचानक एक दिन मैंने उस आदमी को अपने फोन में गेम खेलते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे भी खेलने दे, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज्यादा कुछ करने को नहीं है। तब तक उसे विश्वास हो गया था कि मेरी जैसी कमजोर और नादान लड़की यहाँ से भागने के बारे में सोचेगी भी नहीं, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती है। मेरे मासूम व्यवहार ने उसका विश्वास जीतने में मेरी मदद की, इसलिए जब उसने मुझे अपना फोन दिया तो मैं उसे खेलती रही। उसने मुझे देखा और फिर कुर्सी पर बैठकर शराब पीने लगा। जब वो नशे में धुत होने लगा तो मैंने फौरन अपनी मॉम को मैसेज किया। मैंने आखिर कदम उठा लिया था। उसके बाद मैंने मैसेज डिलीट कर दी और सोने का नाटक किया। मेरे कान पुलिस की गाड़ी के सायरन और कुत्तों के सूंघने की आवाज़ को सुनने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीत गया और आखिरकार मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो किडनैपर पागल हो गया था। वो कांच की बॉटल्स इधर उधर फेंक रहा था और मुझे बददुआ दे रहा था। तुमने पुलिस बुला ली। मैंने तुम पर विश्वास किया था। अपने हाथ ऊपर करो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
6 सितंबर 2006 को 14 साल की एलिजाबेथ शॉफ को स्कूल बस से उतरने के बाद विंसेंट फिलियो नाम के एक आदमी ने किडनैप किया। विंसेंट ने पुलिस वाला बनकर उसका विश्वास जीता। वो उसे जंगल में घुमाता रहा और उसने उसे एक अंडरग्राउंड बंकर में बंदी बनाकर रखा। विंसेंट ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा और उसके 10 दिन की कैद के दौरान दिन में कई बार उसका शोषण किया। 11वें दिन एलिजाबेथ ने विंसेंट को गेम खेलने के लिए उसका फोन देने की मांग की। एक बार जब उसे फोन मिल गया तो उसने अपनी मॉम और दोस्तों को मैसेज किया, जिन्होंने पुलिस को इस बारे में खबर दे दी। विंसेंट को एक टेजर, पैलेट गन और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उस पर किडनैपिंग, गैरकानूनी हथियार और पुलिस अधिकारी का रूप लेने के साथ साथ और भी कई आरोप लगाए गए। 15 अप्रैल की रात बाकी सभी रातों की तरह ही थी। वो शुक्रवार की शाम थी और मैं आखिरकार वकील की अपनी नौकरी से थक कर फ्री हो गई थी। मैंने अपने घर के पास एक पब में अपने दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक्स और खाना एंजॉय किया। आम बात है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझे आगे होने वाली चीजों के लिए तैयार कर सके। जब तक मैं घर पहुंची तब तक शहर की चहल पहल धीमी हो चुकी थी। मैं हाउस्टन, टेक्सास में एक सुंदर से घर में अकेली रहती थी। ताले लगे गेट, सिक्योरिटी कैमरा और ढेर सारे गार्ड्स। ये एक ऐसी जगह थी जहां पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं एलिवेटर से उतरी, अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। थकी हुई मैं सिर्फ अपना एक ही जूता उतार पाई और फिर मैंने खुद को बेड पर गिरा दिया। मुझे फौरन गहरी नींद आ गई। मुझे ठीक से नहीं याद कि मैं सपना देख रही थी या फिर मैंने सच में जोर से कुछ टूटने की आवाज सुनी, जैसे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। मेरी गहरी नींद ने मुझे अपनी आंखें खोलने से रोक दिया, लेकिन फिर मैं जाग गई। कुछ बहुत भारी मेरे ऊपर था जो मुझे गद्दे पर धक्का दे रहा था। मेरी छाती सिकुड़ गई, मेरा गला दर्द से भर गया। जब मैंने आंखें खोली तो वो एक आदमी था। वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था। खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में मैंने उसकी खून से भरी आंखें देखी जो मेरे अंदर झांक रही थी। उसने मेरे गले पर एक चाकू रखा हुआ था जो मेरी किस्मत से ज्यादा तेज था। इससे पहले कि मैं चिल्ला पाती, मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडे स्टील का एहसास हुआ। एक भी आवाज मत करना, उसने धीरे से कहा। मेरा दिमाग तेजी से चला। क्या ये सच में हो रहा था? प्लीज मुझे माफ करना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज लड़खड़ाई। वो मुस्कुराया और उसने कहा, मैं इसका वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर ने मुझे वहीं जकड़ लिया था, लेकिन बचने की इच्छा ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं जितना हो सका उतनी जोर से चिल्लाई और ये उम्मीद करने लगी कि कोई मुझे सुनेगा। मैंने अपने हाथ पैर पटकना शुरू किया और उस आदमी को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की। उसका चाकू मेरे कमरे के अंधेरे कोने में कहीं जा गिरा। फिर भी उसने मुझे अपने वजन के नीचे दबा कर रखा। हम कुछ सेकंड्स तक इसी तरह संघर्ष करते रहे और फिर अचानक उसने मेरी गर्दन पर चाकू से वार किया। मेरा शरीर में दर्द फूट पड़ा और मेरे गले से गर्म खून बहने लगा। मैं महसूस कर सकती थी कि हवा और खून मेरे वोकल कॉर्ड्स को दबा रही हैं। ओह नो, मैं सच में मर जाऊंगी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने गले को दबाया और कोशिश करने लगी कि खून रुक सके, लेकिन उस आदमी ने मुझ पर कोई तरस नहीं खाया। उसने मुझे बिस्तर से घसीटना शुरू किया। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझे घसीट कर बाथरूम तक ले गया और उसने मुझे ठंडे फर्श पर गिरा दिया। हर जगह खून के निशान फैल गए। यही रहना, उसने बाथरूम से निकलने से पहले चिल्लाया। मेरा दिमाग मुझे वहां से भागने के लिए कहने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा इकलौता मौका है। मैंने खुद को बाथरूम के डोर से सटा लिया, अपने पैरों को बाथटब से टिकाया और अपनी पूरी जान लगाकर धक्का दिया। मेरा हाथ खून से सने हुए थे। मैंने टॉयलेट पेपर को अपनी गर्दन पर दबाया और खून बहने से रोकने की कोशिश की। बाथरूम के बाहर वाले कमरे से तेज आवाजें आ रही थी, उसके कदमों की सरसराहट, मेरे सामान को छेड़ने की आवाजें, और फिर मैंने उसे अपने पैंट की जिप बंद करते हुए सुना। क्या इसका काम हो गया? क्या इजारा है? शांति। कुछ मिनट कई घंटे जैसे लग रहे थे। मैं डर के मारे जम गई थी। अगर वो वापस आ गया तो? अगर उसने मुझे दोबारा मारने की कोशिश की तो? जिंदगी और मौत के इस पल में मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन समझ में आ रहे थे। या तो मैं यहाँ रुककर मरने का इंतजार करूं, या फिर तब तक अपने आप को बचाने की कोशिश करूं जब तक कर सकती हूँ। अपने अंदर बची हुई एक जान को इकट्ठा करके मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मेरे खून से सने हुए हाथ नॉब पर फिसल गए। मेरे अंदर डर घर करने लगा, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अपार्टमेंट में बहुत शांति थी। लाइट काट दी गई थी और मेरे घर का लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। मुझ पर हमला करने वाले ने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ आया। मेरे ऑफिस का फोन। कांपते हुए हाथों और धुंधली नजरों के साथ मैंने 911 फोन किया। 911, आपकी क्या इमरजेंसी है?
मैंने फोन को अपनी जीवन रेखा की तरह पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक शांत आवाज मुझसे बात कर रही थी। मेरी मदद करो, मुझ पर हमला हुआ है, प्लीज मेरी मदद करो। फोन की दूसरी तरफ रिचर्ड एवरेट मुझसे बात करता रहा। वो मुझे होश में रखने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ लाइन पर रहो, मदद तुम्हारे पास आने वाली है। मैं दरवाजे के सहारा लेकर बैठ गई। उस फोन को मैंने अपनी जीवन रेखा की तरह पकड़ रखा था। मेरी नजरें धुंधली हो रही थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरा सर घूम रहा था, लेकिन मैं खुद को जगह रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे साथ रहो जेनिफर, मेरे साथ रहो। नाइनटीन 1995 में हाउस्टन टेक्सास में जेनिफर एक भयानक हादसे से बच गई जब एक आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस आया। बाद में उस आदमी की पहचान एक ऑफ ड्यूटी सुरक्षा गार्ड ब्रायन गिब्सन के रूप में हुई, जिसने हमला किया था और जेनिफर का गला काटा था। जेनिफर ने डट कर मुकाबला किया और गंभीर चोट आने के बाद भी खुद को बाथरूम में बंद करने में कामयाब हुई। उसके 911 के कॉल की वजह से पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, जिससे आखिरकार उसकी जान बच गई। हालांकि ब्रायन ने जेनिफर का गला काटा था, लेकिन उसकी नस से कुछ मिलीमीटर चूक गया था। ब्रेन वेन गिब्सन को हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। ये दिसंबर 2022 था और मैं एक बार फिर बम्बल स्क्रॉल कर रही थी। मेरे आसपास के सभी लोग सेटल हो रहे थे, शादी कर रहे थे, घर खरीद रहे थे, परिवार शुरू कर रहे थे। 30 साल की उम्र में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं पीछे रह गई थी। दिन में पढ़ने में बिजी रहती थी और फुटबॉल से मैं अपना ध्यान भटका लेती थी, लेकिन रात बहुत अकेली होती थी। और तभी मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। एशली गैडी, 33, सिडनी इनर वेस्ट का एक ट्रेडी। अपनी तस्वीर में वो एक ताकतवर, कॉन्फिडेंट आदमी लग रहा था जिसकी आंखों में बहुत गहराई थी। मैं एक लंबा चलने वाला रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अब इस खेल से मैं थक गया हूँ। क्या तुम कॉफी पर चलोगे? हम दोनों का मैच हुआ और उसके कुछ ही मिनट के अंदर उसने मुझे मैसेज किया। वो बाकी लड़कों से अलग लग रहा था, ज्यादा मैच्योर, एक सच्चे प्यार की तलाश करने वाला। जब हम अपनी पहली कॉफी डेट के लिए मिले तो मुझे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हुई। वो सामने से और भी ज्यादा हैंडसम था, मजबूत हाथ और प्यारी मुस्कान। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? एक परिवार, एक सच्चा कनेक्शन, कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी शुरू करूं। 2 दिन बाद मैं जानती थी कि मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। क्या हमने जल्दी कर दी? शायद, लेकिन वो वही था जिसकी मुझे तलाश थी, या फिर मुझे ऐसा लगा। तो 17 दिसंबर आ गया और मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं आज से पहले कभी किसी को अपने दोस्तों से मिलवाने नहीं लेके गई थी। मार्जन पार्क के पब में क्रिसमस ड्रिंक्स के लिए मिलना एक बेहतरीन मौका लग रहा था। एशली मुझे लेने के लिए आया और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। रात बहुत ही अच्छी बीत रही थी। मेरे दोस्तों ने ज्यादातर वक्त उससे जानने में लगाया, मेरा नया बॉयफ्रेंड। उसके बाद ड्रिंकिंग गेम शुरू हुई। किसी पुराने रिश्तों के बारे में पूछा। एक 1 नाइट स्टैंड था, लेकिन तभी मैंने एशली का चेहरा एक पल में बदलते हुए देखा। हमें चलना चाहिए। मेरी फ्रेंड टाइलर ने हमें उसके घर रुकने की सलाह दी क्योंकि हम दोनों ने ही ड्रिंक्स की हुई थी और रात के करीब 1:30 बजे हम उसके घर के एक कमरे में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मुझे पता था कि कुछ गलत है, बहुत गलत। एशली का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी प्यारी मुस्कान गायब हो गई थी। तुम्हें उस लड़के के बारे में सबको बताना ही था, है ना? एशली, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं था। ये तुमसे मिलने से पहले ही बात है। तुमने मुझे सबके सामने बेवकूफ जैसा दिखाया। एशली प्लीज, तुम मुझे डरा रहे हो। डरा रहा हूं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि डर क्या होता है, समझी? फिर सब कुछ बहुत ही जल्द हुआ। वो किसी जंगली जानवर की तरह मेरे ऊपर कूदा और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मदद करो कोई! मुंह बंद कर! उसके हाथों ने मेरे गले को इतनी जोर से दबाया कि मैं सांस नहीं ले पाई। मैंने लात मारी, उससे मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। फिर उसने मुझे मुक्के मारना शुरू किया, एक के बाद एक, सीधे मेरे मुंह पर। ओह गॉड, वो दर्द! मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मेरे चेहरे से खून टपक रहा था और मैं अब चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे अपने ऊपर से उठाने की बहुत कोशिश की, खरोंचा मारना, कुछ भी जो मैं कर सकूं। सब कुछ मेरी आंखों के आगे धुंधला हो रहा था। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो था उसका चेहरा। उसकी आंखों में शैतान बसा हुआ था। वो नफरत से भरी हुई थी। वो अपने दांत पीस रहा था। वो बम्बल मैच में मिले किसी अच्छे लड़के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगले ही दिन टाइलर हमें देखने आई। हम पूरी सुबह कमरे से बाहर नहीं निकले थे। उसने इस उम्मीद में दरवाजा खोला कि शायद हम अपने हैंगओवर उतारने के लिए अब तक सो रहे होंगे, लेकिन इसकी बजाय, गाइस क्या तुम जाग रहे हो? मैं वहां थी, बस जमीन पर पड़ी हूँ,
उसने मेरे ऊपर एक कंबल रख दिया था जैसे मैं कोई कचरा थी। मेरा चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था और सूखे खून से भरा हुआ था। एशली जा चुका था। मुझे कभी उसके सच के बारे में पता नहीं चला। मुझे कभी पता नहीं चला कि मुझसे पहले 5 और लड़कियों ने उस पर AVO लगाया हुआ था। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझसे मिलने से 1 साल पहले उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उस पर गला घोटने का आरोप लगाया था। मुझे कभी नहीं पता था कि वो मुझसे मिला तब वो एक औरत पर हमला करने के आरोप में जमानत पर था। ये कहानी सिडनी की 31 साल की टीचर डैनियल फिनले की हत्या से प्रेरित है, जो दिसंबर 2022 में बम्बल पर 33 साल की एशली गैडी से मिली थी। सिर्फ 2 डेट्स के बाद डैनियल उसे अपने दोस्तों के साथ मार्सडेन पार्क में क्रिसमस ड्रिंक्स के लिए ले गई। उस रात वो क्रेन ब्रुक में अपनी दोस्त टाइलर के घर रुके, जहां खाली बेडरूम में गैडी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार डैनियल को पहले खूब मारा गया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। टाइलर को अगली सुबह डैनियल का शरीर एक कंबल में ढका हुआ मिला। गैडी वहां से भाग गए और 2 दिन बाद 12 घंटे की पहरेदारी करने पर पुलिस ने उसे ब्लू माउंटेन से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि गैडी का औरतों की तरफ काफी हिंसक इतिहास रहा है। 2016 से 2021 तक 5 अलग अलग महिलाओं ने उसके खिलाफ AVO निकाले थे। डैनियल से मिलने के सिर्फ 1 साल पहले उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड का पीछा करने और उसका गला घोटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसे कम खतरनाक हादसा मानकर छोड़ दिया। जिस वक्त वो डैनियल से मिला उस वक्त वो किसी और महिला पर हमला करने के जुर्म में जमानत पर बाहर था। गिरफ्तार करने के बाद गैडी को जेल में रखा गया, जहां बाद में उसे अपनी सेल में मरा हुआ पाया गया। इस मामले के बाद डेटिंग ऐप्स पर स्ट्रिक्ट बेल लॉज और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की गई।